प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने YouTube चैनल दी सनलाइट एजुकेशन में। तो विद्यार्थियों, हम आ चुके हैं आपके सामने एक और नया वीडियो लेकर के, और यह वीडियो कक्षा 12 के मैथमेटिक्स विषय के मैट्रिक्स यानी आव्यूह का पार्ट 1 है। और इस आव्यूह को दो पार्ट में अर्थात पार्ट 1 पार्ट 2 में कंप्लीट करा करके और बोर्ड में जितने भी पूछेगा क्वेश्चन है आव्यूह को, उन सभी पर फोकस किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। सबसे पहले हम बात कर लें कि आव्यूह ये मैट्रिक्स जो है ये होता क्या है। तो ये जो मैट्रिक्स है एक बड़े कोष्ठक के अंदर इसको प्रदर्शित किया जाता है, और किसी भी मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, अर्थात अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में यूज करते हैं। जहाँ ए टू जेड किसी भी लेटर को लेंगे लेकिन उन्हें कैपिटल लेटर में यूज करेंगे, और इनके अंदर अगर कोई भी एलिमेंट आ जाता है तो उनको स्मॉल लेटर में यूज करेंगे। जैसे सपोज करिए एक हम आव्यूह ले लेते हैं कुछ A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। हमने एक मैट्रिक्स यानी आव्यूह ले लिया जिसमें इनको हम कहेंगे क्या, R1, ये R1 है, और ये क्या कहलाएंगे R2, और ये कहलाएंगे R3। यानी जो बाएं से दाएं यानी लेफ्ट टू राइट जो चल रहे हैं उनको हम कहते हैं रो, हिंदी में पंक्ति कहते हैं। और टॉप टू बॉटम जब हम चलते हैं ऊपर से नीचे की ओर तो उन्हें कहते हैं हम स्तंभ यानी कॉलम उनको कहते हैं। तो ये C1 और ये C2 और ये कहलाएगा प्यारे विद्यार्थियों C3। बात आ रही समझ में। तो जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे कि A22 क्या है, A22 किसको बता रहा है, तो A22 से क्लियर होगा कि A22 दूसरी पंक्ति यानी सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है, यानी दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ। तो दूसरी पंक्ति कौन सी है, ये, और दूसरा स्तंभ ये है, यानी ये इस वाले एलिमेंटों को बता रहा है। बात आ रही समझ में। तो ये तो हो गया नॉर्मल मैट्रिक्स का पहचान कि मैट्रिक्स को हम किस प्रकार से पहचान करेंगे, ठीक है। और अगर हम यहीं पे बात करें कि इस मैट्रिक्स यानी आव्यूह की जो कोटि है, इस आव्यूह की जो कोटि है इसको हिंदी में कोटि या क्रम, इंग्लिश में बात करें तो इनको हम आर्डर कहते हैं, आर्डर। तो अगर हम मान लें कि यदि किसी मैट्रिक्स के का जो नंबर ऑफ रो है यानी पंक्तियों की संख्या वो m है और स्तंभों की संख्या n है, यानी नंबर ऑफ रो m और नंबर ऑफ कॉलम n हो, तो इस आव्यूह का जो आर्डर होगा यानी कोटि होगा वो क्या हो जाएगा, m इंटू n हो जाएगा। यानी ये बता देगा कोटि को। और अगर इसमें हम पूछ लें अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या, अगर अवयवों की संख्या की हम बात करें तो अवयवों की संख्या प्यारे विद्यार्थियों कोटि वाले जो एलिमेंट है इनके मल्टीप्लाई के बराबर हो जाएगा, अर्थात m हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर एक मैट्रिक्स लिया है और इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो है 3 और नंबर ऑफ कॉलम कितना है 3 है, तो इनका अगर इंटू कर देंगे तो 3 3 जा 9, तो ये तो बता देगा कि उसकी कोटि कितने यानी ऑर्डर कितना है, और ये 9 बता देगा कि उसमें 9 एलिमेंट उपस्थित है, ठीक है। तो अब हम इसमें बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अगला जो हमारा पॉइंट होगा इसमें वो है हमारा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अगर हिंदी में बात करें तो लिखेंगे आव्यूहों के प्रकार, आव्यूहों के प्रकार, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट है हम उस पर फोकस करेंगे। तो जैसे इसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रो मैट्रिक्स की। रो मैट्रिक्स अगर हिंदी में बात करें तो कहेंगे इनको हम पंक्ति आव्यूह। अब ये रो मैट्रिक्स क्या होता है, तो अगर हम यहाँ पे कंसीडर कर लें कि कोई एक ऐसा कॉमन आव्यूह है जिसमें नंबर ऑफ रो m है, नंबर ऑफ रो हम ले लेते हैं m और नंबर ऑफ कॉलम ले लेते हैं n, तो उस आव्यूह का जो आर्डर होगा वो होगा m इंटू n। यानी कहने का मतलब अगर m बता रहा है यहाँ पे नंबर ऑफ रो, n बता दे नंबर ऑफ रो यानी पंक्तियों की संख्या, और n बता दे नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ
कॉलम यानी स्तंभों की संख्या। तो रो मैट्रिक्स किसे कहेंगे? तो ऐसा मैट्रिक्स यानी ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या क्या हो, एक हो, या इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या क्या होनी चाहिए, एक, यानी यम की वैल्यू क्या मिले, 1 प्राप्त हो। अगर एग्जाम्पल बात करेंगे तो एग्जाम्पल में हम ले लेंगे 1 2 3, और भी ऐसे बहुत से एग्जाम्पल ले सकते हैं जिसमें पंक्तियों की संख्या कितनी होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। तो अगर इस मैट्रिक्स के हम ऑर्डर की बात करें तो ये 1 1 2 3 यानी 1/3 दिख रहा है, जिसमें नंबर ऑफ रो इज 1 है और नंबर ऑफ कॉलम कितना है, 3 है। नेक्स्ट अगर पॉइंट हम बात करें इसमें तो हम कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे, अगर इनको हिंदी में ले तो इनको हिंदी में कहेंगे हम स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह, और ये स्तंभ आव्यूह क्या होता है, तो इनको हम ऐसे समझा सकते हैं कि ऐसे आव्यूह यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें स्तंभों की संख्या एक हो, यानी n की वैल्यू हमें क्या प्राप्त हो, एक प्राप्त हो। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इनको कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं 1 2 3, तो इसमें नंबर ऑफ रो देख रहे हैं 3, नंबर ऑफ कॉलम कितना है 1 2 3, ये 3 हो गया नंबर ऑफ रो, और 1 कितना हो गया, कॉलम हो गया। तो ऐसे मैट्रिक्स को यानी इन टाइप के मैट्रिक्स को हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। अब हम इसमें अगर आगे की तरफ बढ़ें तो अगला हमारा है इसमें जीरो मैट्रिक्स। अगला जो पॉइंट है वो है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स अगर इसको हिंदी में देखें तो कह सकते हैं हम शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह, अब ये शून्य आव्यूह क्या होता है, तो इसको डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि ऐसा आव्यूह जिसमें सभी अवयव क्या हमें दिखे, शून्य दिखे, यानी एक ऐसा आव्यूह जिसमें सभी अवयव क्या हो, शून्य हो। तो ऐसे आव्यूह को हम क्या कहते हैं, जीरो मैट्रिक्स कहते हैं, यानी शून्य आव्यूह कहते हैं। अब अगर इससे आगे हम बढ़ें तो अगला जो हमारा है मैट्रिक्स यानी जो नेक्स्ट आव्यूह हम पढ़ेंगे वो है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी वर्ग आव्यूह, जिनको हम हिंदी में कहते हैं वर्ग आव्यूह। तो अब हम यहाँ बात करेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स हिंदी में तो इसको हम कहेंगे वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह, तो प्यारे विद्यार्थियों वर्ग आव्यूह क्या होता है कि ऐसा आव्यूह जिसमें नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू हो नंबर ऑफ कॉलम के, यानी यम इज इक्वल टू n वाली कंडीशन हो। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे हम कुछ इस प्रकार से ले लें 1 2 3 4, और एक एग्जाम्पल ले लें तो 1 0 0 2 3 5 0 1 7, ये दो एग्जाम्पल हमने लिया है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो नंबर ऑफ रो कितने हैं 1 2, और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 1 2, यानी ये 2/2, यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू होना चाहिए नंबर ऑफ कॉलम के। सेम वही स्थिति यहाँ पे देख रहे हैं, नंबर ऑफ रो 3 है और नंबर ऑफ कॉलम भी क्या है 3 है। तो ऐसे मैट्रिक्स को अर्थात ऐसे आव्यूह को हम क्या कहेंगे, वर्ग आव्यूह कहेंगे। ठीक है, अब वर्ग आव्यूह के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो अगला है हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। अगला है डायगोनल मैट्रिक्स जिसको हम कहते हैं विकर्ण आव्यूह, जिनको हम कहते हैं विकर्ण आव्यूह। अगर इंग्लिश में लें तो इसको कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, अब ये डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है इसको अच्छे से समझते हैं। तो कहेंगे ऐसा आव्यूह जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल यानी मुख्य विकर्ण, और इसके लिए ये स्टेटमेंट यूज करेंगे कि ऐसा वर्ग आव्यूह यानी ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें, और इनको हम कहते हैं मुख्य विकर्ण, और इंग्लिश में बात करेंगे तो प्रिंसिपल डायगोनल कहेंगे। तो इसको कह सकते हैं कि ऐसा आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण को छोड़ करके सभी अवयव क्या हमें हो, शून्य प्राप्त हो, और मुख्य विकर्ण का जो अवयव हो, जो एलिमेंट हो, वो डिफरेंट होना चाहिए। जैसे ये 1 2, अगर एक और इसी का एग्जाम्पल हम देखें तो हम लिख सकते हैं 1 0 0 0 2 0 0 0 3। तो ये भी जो मैट्रिक्स है प्यारे विद्यार्थियों, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है
यानी जिसमें नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू होना चाहिए नंबर ऑफ कॉलम के, और मुख्य विकर्ण अर्थात प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट है वो डिफरेंट है, और उसके साथ ही जितने भी एलिमेंट है इसमें जीरो देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अब इसमें अगर हम आगे की तरफ बढ़ें तो नेक्स्ट है हमारा अदिश आव्यूह यानी स्कालर मैट्रिक्स जिसको हम कहेंगे, यानी नेक्स्ट जो हम लोगों का टाइप है वो है स्कालर मैट्रिक्स। स्कालर मैट्रिक्स, तो बढ़ते हैं अब स्कालर मैट्रिक्स की तरफ। तो ये स्कालर मैट्रिक्स क्या होता है थोड़ा देख लिया जाए इसको। स्कालर मैट्रिक्स हिंदी में अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह क्या कहता है? कहता है कि ऐसा आव्यूह जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल यानी मुख्य विकर्ण जो है उनके अवयव क्या हो, सेम हो, उनके अवयव यानी एलिमेंट क्या हो, सेम हमें दिखे, और उसके साथ ही सभी एलिमेंट क्या हो, जीरो हमें दिखे। यानी एक और अगर एग्जांपल ले लें तो 2 0 0 2, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट हैं वो इक्वल है, और साथ ही साथ जितने भी एलिमेंट है वो क्या है, हमें जीरो देखने के मिलते हैं। और अगर एक एग्जांपल लें तो 4 0 0 0 4 0 0 0 4, अगर इनको ले लें तो ऐसे मैट्रिक्स को अर्थात इन टाइप के मैट्रिक्स को हम कहेंगे कि ये स्कालर मैट्रिक्स है, यानी अदिश आव्यूह है जिसमें मुख्य विकर्ण यानी प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट है वो इक्वल है, और उनके साथ ही जितने भी एलिमेंट हैं वो सब क्या हमें देखने को मिलते हैं, जीरो प्राप्त होते हैं। और ये ध्यान में रखिएगा कि ये एक विकर्ण आव्यूह अर्थात डायगोनल मैट्रिक्स और ये स्कालर मैट्रिक्स यानी अदिश आव्यूह, ये एग्जाम में पूछे गए पॉइंट है। ठीक है, तो बताने का मेरा तात्पर्य यही है कि इन सबको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे ताकि एग्जाम में अगर ये पूछ आ जाए या पूछ ले कि क्या होता है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, बढ़ते अब इसमें आगे की तरफ, तो एक इसका लास्ट पॉइंट हम ले लेते हैं जिसको हम कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और अगर हिंदी में बात करें तो हिंदी में हम इसको कह सकते हैं इकाई या तत्समक आव्यूह। अब ये तत्समक आव्यूह क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, इसको समझते हैं। तो ये भी सेम टू सेम है कि ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण अर्थात प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ करके सभी एलिमेंट जीरो हो और प्रिंसिपल डायगोनल की जो वैल्यू हो वो 1 होनी चाहिए, अर्थात वहाँ 1 दिखना ही दिखना चाहिए। अगर 1 दिख रहा है तब तो हम कहेंगे कि ये आइडेंटिटी है यानी यूनिट मैट्रिक्स है। और अगर 1 नहीं दिखा जैसे 1 1 कुछ और यानी डिफरेंट दिख जाएगा तो उन्हें डायगोनल मैट्रिक्स यानी विकर्ण आव्यूह कहेंगे। बात आ रही समझ में? और अगर इक्वल दिख गया, चाहे 2 2 दिख जाए, 1 1 दिख जाए, 4 4 कुछ भी हो, अगर एलिमेंट इक्वल है तो सीधे सीधे हम कह सकते हैं वो अदिश आव्यूह होगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई स्कालर मैट्रिक्स की, यूनिट मैट्रिक्स की, यानी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की बात हो गई। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इसमें आगे की तरफ कि इसमें आगे की तरफ और हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, तो बढ़ते अब हम इनमें आगे की तरफ। तो अगला जो हम लोगों का पॉइंट है वो है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स यानी आव्यूह का योग एवं व्यवकलन। आव्यूहों का योग एवं व्यवकलन। अब आव्यूह का योग एवं व्यवकलन क्या होता है अब हम देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहली बात इसमें हम ले लें कि पॉइंट अब हम लोगों का अगला है इसमें आव्यूहों का योग एवं व्यवकलन, अगर जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं घटाना, इनको घटाना भी कहते हैं। इंग्लिश में अगर बात करें तो सीधे लिख सकते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ
मैट्रिक्स। अब ये एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन क्या होता है, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि दो आव्यूह जो आपको दिखेंगे, जैसे सपोज करिए एक आव्यूह हम ले लेते हैं a इज इक्वल टू 1 2 3 4 और एक आव्यूह यहीं पे हम ले लेते हैं b इज इक्वल टू 0 1 0 3, ठीक है। अगर हम इसमें a प्लस बी की बात करें, a प्लस बी की बात करते हैं और एक बार a माइनस बी की बात करते हैं, ठीक है, तो ये तो हो गया एडिशन और ये हो चुका है सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे, तो a प्लस बी a माइनस बी निकालने से पहले हमें ये चेक कर लेना बहुत आवश्यक है कि क्या दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर इक्वल है कि नहीं। यदि दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर यानी कोटि समान है तभी इनका एडिशन सब्ट्रैक्शन हम निकाल सकते हैं, और अगर डिफरेंट कोटि है तो उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं निकाल सकते। जैसे इनका ऑर्डर है 2/2 और इनका भी ऑर्डर है 2/2, यानी यहाँ a प्लस बी पॉसिबल है, a माइनस बी भी क्या है पॉसिबल है। अगर निकालना चाहें तो डायरेक्ट हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ 1 है यहाँ 0 है, इनको जोड़ देंगे डायरेक्ट, 2 + 1 डायरेक्ट लिख देंगे 3 + 0 यहाँ 3 लिख सकते हैं, 4 + 3 डायरेक्टली हम 7 इसका रिजल्ट बता सकते हैं। और a माइनस बी की अगर बात करें तो 1 - 0 हमें 1 दिखेगा, 2 - 1 हमें 1 दिख जाएगा, 3 - 0 हमें दिखेगा 3 और 4 - 3 लिख देंगे तो ये हो जाएगा 1। तो ये तो हो चुका है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की बात। और एक और अगर एग्जाम्पल यहीं पे हम यहाँ पे देख लें, एक दूसरा एग्जाम्पल हम लेकर के देख लेते हैं। तो मान लीजिए कि एक a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 है और b इज इक्वल टू आपको कुछ इस प्रकार से दे दे 1 2 3 4 और बोल दे कि a प्लस बी एंड a माइनस बी फाइंड कीजिए यानी ज्ञात कीजिए। तो हमने बता दिया है कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में सबसे पहला काम हमें ये चेक करना है कि क्या इन दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर यानी क्रम इक्वल है कि नहीं। तो यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें तो ये 2/3 1 2 नंबर ऑफ रो 2 नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 3 है और ये 2/2 का दिख रहा है, यानी ये दोनों इक्वल नहीं है, अर्थात इनका जो वैल्यू होगा सीधे हम लिख देंगे क्या कि ये पॉसिबल नहीं है, यानी पॉसिबल नहीं है, यानी सीधे हम देख करके बता देंगे। ये नहीं कि बस क्वेश्चन मिला बस एडिशन सब्ट्रैक्शन करना शुरू कर दे, नहीं, पहले हम देखेंगे कि इनका ऑर्डर इक्वल है कि नहीं। तो ऑर्डर इक्वल नहीं है तो ये पॉसिबल नहीं होगा। बात आ रही समझ में। तो ये तो बात हो चुकी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की। अब हम इसमें हम आगे बात करते हैं आव्यूहों अदिश गुणन, किसी आव्यूह का अदिश गुणन, ठीक है, स्कालर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह का अदिश गुणन और अगर इंग्लिश में बात करें तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्कालर मैट्रिक्स, यानी इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे सपोज करिए एक मैट्रिक्स हम ले लेते हैं a इज इक्वल टू 1 2 3 4 या 1 2 3 4 ना लेकर के हम इसको ले लेते हैं यहाँ पे a b c d, ठीक है, 1 2 3 4 ना लेकर के हम ले लेते हैं a b c d। और अगर हम बात करें यहाँ पे 3a की वैल्यू कितनी होगी, 4a की वैल्यू कितनी होगी, या एक अदर ले लेते हैं हम k a की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो जब किसी मैट्रिक्स में किसी स्कालर अमाउंट का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उस अमाउंट का इस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट यानी सभी एलिमेंट के साथ आपको मल्टीप्लाई करना है, यानी 3a 3b 3c 3d। उसी प्रकार अगर यहाँ पे बात करें तो 4a 4b 4c 4d, और अगर यही बात यहाँ पे हम देख लें तो लिख सकते हैं ka kb kc और kd। बट यही कंडीशन अगर हम डिटर्मिनेंट्स के केस में देख रहे थे, सारणिक के केस में देख रहे थे, तो सारणिक में अगर किसी अचर पद का मल्टीप्लाई हम करते थे तो वो उसके किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ के साथ मल्टीप्लाई होता था। यानी अगर a इज इक्वल टू 1 2 या a b
सी डी है, डिटर्मिनेंट्स है यहाँ पे, और हम बोलते हैं अगर 3a की वैल्यू निकालिए तो हम इसको किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे, यानी सभी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई नहीं करते थे डिटर्मिनेंट के केस में। बट आप भी यानी मैट्रिक्स के केस में ऐसा नहीं होता है, आप सबके साथ इसका मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं अब हम इसमें आगे की तरफ। तो अगला जो हम लोगों का पॉइंट है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, इससे संबंधित एक क्वेश्चन बोर्ड में कंफर्म है कि पूछता ही पूछता है। ठीक है, तो अगला अब हम लोगों का जो पॉइंट हम लोगों को पढ़ना है वो है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, अवयवों की समानता, अवयवों की समानता। तो नेक्स्ट जो हम लोगों का पॉइंट है वो अब हमें पढ़ना है अवयवों की समानता, अवयवों की समानता, समानता। और अगर इंग्लिश में बात करें इक्वलिटी, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। अब ये इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है तो इसको समझते हैं। तो ये कहता है कि दो अवयव आपस में इक्वल होंगे, दो अवयव आपस में इक्वल होंगे, उसके लिए सिर्फ एक कंडीशन होगा कि उन दोनों अवयव की आर्डर इक्वल होनी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट कि इनका आर्डर इक्वल होना चाहिए, और जो एलिमेंट है यानी जो अवयव है वो एकदम सेम होना चाहिए, यानी जो एलिमेंट ए के पास है वही एलिमेंट बी के पास होना चाहिए। यानी कहने का मतलब अगर एक अवयव हम ले लें कुछ इस प्रकार से 1 2 3 4, तो ये जो अवयव बी होगा ये भी इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए 1 2 3 4। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या बन करके आता है उसको ध्यान दीजिए। तो क्वेश्चन इसका कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है कि एक जैसे मैट्रिक्स आपको दे दे और इसमें वो बोल दे कि x 3 2 y और ये इज इक्वल टू दे दे सीधे सीधे -2 3 2 -5 और बोल दे फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, यानी x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो ये टोटली जो है डिपेंड है किस पे, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स यानी अवयवों की समानता। तो हम देख रहे हैं कि इन दोनों के जो आर्डर हैं वो इक्वल हैं। तो जब आर्डर इक्वल है तो इनका मतलब इनके जो एलिमेंट है वो भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे यहाँ 3 है, यहाँ पर 3, यहाँ 2 है, यहाँ पर 2, तो इसका मतलब ये वाला भी जो एलिमेंट होगा वो इसके इक्वल होगा। यानी सीधे सीधे हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू हम सीधे लिख सकते हैं -5। 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स पे फिक्स रहता है प्यारे विद्यार्थियों। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा और समझिएगा कि किस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। जैसे एक और अगर हम एग्जांपल इनका ले लें, एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से कि x + y 7 3 x - y और इन दोनों की जो वैल्यू है यानी ये एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स एक दूसरे मैट्रिक्स के बराबर है जिसका मान है 4 7 3 2। ठीक है, अब कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, यानी x और y का हमें मान ज्ञात करना है। तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स से हम क्या करेंगे कि ये जो सोल्यूशन में सबसे पहला काम हम ये करेंगे, ये जो x + y है ये इक्वल हो जाएगा किसके 4 के, और ये जो x - y है ये इक्वल हो जाएगा 2 के। अब दो इक्वेशन हमें यहाँ पे दिख रहा है, समीकरण 1 एंड समीकरण 2, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर देंगे। यानी कैसे सॉल्व करेंगे, एक बार इन लोगों को ऐड कर दे यानी जोड़ दे। तो जोड़ेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x = 6, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। अब x का वैल्यू पुट इन द इक्वेशन फर्स्ट, यानी एक में अगर x का मान रख दें तो हम सीधे सीधे लिख सकते हैं 3 + y = 4, यानी डायरेक्टली y = 1। तो प्यारे विद्यार्थियों कहने का मतलब है कि इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स से एक क्वेश्चन आपको बोर्ड पेपर में देखने को मिलेगा। बात आ रही समझ में। तो अब हम बढ़ते हैं इसमें आगे की तरफ। तो अगला अब हम लोगों का जो इसमें पॉइंट है वो पॉइंट है ट्रांसपोज। वो जो पॉइंट है ट्रांसपोज, अगर हिंदी में बात करें तो हिंदी में इनको हम कहते हैं परिवर्त। हिंदी में हम कहते हैं परिवर्त। तो सीधे लिख दें अवयव का परिवर्त, अवयव का परिवर्त, अवयव
का परिवर्त, आव्यूह का परिवर्त। और अगर इंग्लिश में बात करें तो सीधे लिखेंगे हम इसको ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है इसको हम समझ लेते हैं सबसे पहले। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ये कहता है कि अगर कोई मैट्रिक्स A इज इक्वल टू आपके पास A B C D कुछ इस प्रकार से है, अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालें, क्या निकालें? ट्रांसपोज। और ट्रांसपोज के लिए A टू दी पावर यानी उस मैट्रिक्स की पावर या तो T लगा देंगे या तो उसके पावर ऐसे डैश कर देंगे। तो ये कहता है कि उसमें जितने भी नंबर ऑफ रो हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे नंबर ऑफ कॉलम में, या जो नंबर ऑफ कॉलम है वो कन्वर्ट हो जाएंगे नंबर ऑफ रो में। अर्थात जो पंक्ति के एलिमेंट हैं उनको स्तंभ के एलिमेंट में कन्वर्ट कर देंगे, और जो स्तंभ के एलिमेंट हैं उनको, यानी सबसे पहला काम जैसे ये जो ए बी है पहले पंक्ति में तो इसको पहले स्तंभ में हम कन्वर्ट कर देंगे, और सी डी दूसरी पंक्ति में है तो इसको दूसरे स्तंभ में हम क्या कर देंगे? कन्वर्ट कर देंगे। तो ये हम ज्ञात कर लिए क्या? ट्रांसपोज। तो ये तो बात हो गई एक 2x2 के मैट्रिक्स की, और एक 3x3 का मैट्रिक्स हम ले लेते हैं कुछ इस प्रकार से ABCDE FGHI। अगर हम इनकी बात करें यानी इनके ट्रांसपोज की हम बात करें तो A टू दी पावर T या A डैश से इनको हम डिनोट करेंगे। तो इसके पहले पंक्ति को यानी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट करेंगे तो ABC, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में तो DE, या थर्ड रो को थर्ड कॉलम में यानी GHI की बात हो गई। यानी कहने का मतलब ये तो हमने निकाल दिया क्या? ट्रांसपोज, अर्थात हमने ट्रांसपोज देख लिया। अब ट्रांसपोज के साथ ही हम आगे पढ़ेंगे इसमें सममित और विषम सममित आव्यूह, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ये सममित विषम सममित क्या है इसको पहले थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इस पर भी आधारित क्वेश्चन बोर्ड पेपर में देखने को मिले हैं। तो अगला जो पॉइंट है हमारा वो है सममित आव्यूह, सममित आव्यूह। आव्यूह अगर इंग्लिश में बात करें तो इनको हम सीधे लिख सकते हैं सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, तो इसको समझने का प्रयास करिए। जैसे अगर हम ले लें कि A कोई आव्यूह है यानी A कोई मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज हो वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल हो जाए, उस मैट्रिक्स का क्या? ट्रांसपोज यानी परिवर्त, ट्रांसपोज यानी परिवर्त उसी मैट्रिक्स के इक्वल हो गया, तब तो हम सीधे सीधे कह देंगे कि वह जो मैट्रिक्स है वह एक सममित मैट्रिक्स यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। जैसे अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एक एग्जाम्पल हम कुछ इस प्रकार से ले लेते हैं कि A इज इक्वल टू 1 - 2 - 2 3। ठीक है, अगर हम इसके ट्रांसपोज को इसको या AT या A डैश से डिनोट करेंगे, इसके ट्रांसपोज की बात करें तो हमने बोला था पंक्ति को स्तंभ में यानी रो को कॉलम में कन्वर्ट करना है, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में। तो हमने देखा कि ये जो वैल्यू है ये टोटली किसके इक्वल हो गई? A के इक्वल हो गई। तब तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है यानी ये जो आव्यूह है वह एक सममित आव्यूह है। अगर एक और एग्जाम्पल की बात करें तो एक दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं A इज इक्वल टू 1 2 - 3 2 - 3 5 5 4 7 7। ठीक है, तो एक मैट्रिक्स हम कुछ इस प्रकार से ले लेते हैं और इस मैट्रिक्स को हमें क्या दिखाना है कि ये सिमेट्रिक यानी सममित है कि नहीं। तो सबसे पहला काम ये इसका ट्रांसपोज हम निकालेंगे, और ट्रांसपोज क्या कहता है? रो को कॉलम में कन्वर्ट करना। तो फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, सेकेंड रो को हमने सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, और थर्ड रो को हमने थर्ड कॉलम में कन्वर्ट किया। और कन्वर्ट करने पे हमें देखने को मिला कि इनका जो ये ट्रांसपोज है ये इसी अमाउंट के इक्वल है। यानी कहने का मतलब ये जो मैट्रिक्स A है ये कैसा मैट्रिक्स होगा? ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा यानी सममित आव्यूह होगा। और इसी के साथ इसी का एक और पॉइंट है जिसको हम कहते हैं विषम सममित आव्यूह। जी हाँ, विषम सममित आव्यूह क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, उस पर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो अब हम बात करेंगे इसके बाद विषम सममित आव्यूह की। तो सीधे लिखेंगे इसके बाद विषम सममित आव्यूह। और अगर इंग्लिश में बात करें तो इसको लिखेंगे स्क्यू
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, इस पे अब हम डिस्कस करेंगे। तो इस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या कहता है, ये कहता है कि यदि किसी आव्यूह का हम ट्रांसपोज निकालें, यदि किसी आव्यूह का हम मैट्रिक्स का हम क्या निकाल लेते हैं, ट्रांसपोज, और ये उसी आव्यूह को इक्वल हो बट उसमें माइनस का इनटू लगा हो। किसका इनटू लगा हो, माइनस का इनटू लगा हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी विषम सममित आव्यूह। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल की हम बात करें तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 0 माइनस साइन थीटा 0, यानी हम ले लेते हैं कि ये एक मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू इतना, तो इसमें हम A ट्रांसपोज की बात करें तो जैसे ही हम A ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये जो रो है ये कन्वर्ट होगा कॉलम में, तो 0 माइनस साइन थीटा और ये हो जाएगा साइन थीटा 0, यानी जैसे इसमें से माइनस हम कॉमन लेंगे तो हम जानते हैं अगर कॉमन लेंगे तो टोटली एलिमेंट में से माइनस कॉमन होगा, तो जैसे ही कॉमन कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 0 माइनस साइन थीटा और यहाँ हो जाएगा साइन थीटा 0, यानी कहने का मतलब कि ये जो टोटल वैल्यू है ये किसके इक्वल हो गई, A के इक्वल हो गई। यानी ऐसे कंडीशन में हम कह देंगे कि ये जो मैट्रिक्स A है, आव्यूह A है, यह एक विषम सममित आव्यूह है। बात आ रही समझ में प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। तो आज का वीडियो इतना ही रखते हैं, एक पार्ट 1 यानी ये है, पार्ट 2 और बताया जाएगा। अब पार्ट 2 में मैट्रिक्स के बेसिक डिटेल जितने हैं वो सभी बता दिए जाएंगे और इनसे भी क्वेश्चन जो है एक बोर्ड एग्जाम में फंसने को मिलते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, साथ ही जितने भी नए स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।